इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि मानवों को जो दफनाने की परंपरा है, इसका प्रारंभ सर्वप्रथम निएंडरथल नामक कम्युनिटी ने प्रारंभ किया था और नवपाषाण तक आते आते मानवों को दफनाने के साथ साथ इनकी जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं होती थीं, उसको भी साथ में दफनाए जाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। यानी कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी भौतिक वस्तुएं उसके साथ रहती थीं, यहाँ तक कि पशुओं को भी नवपाषाण काल में दफनाए जाने की परंपरा दिखाई देती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बुर्जों से हमें कुत्तों को साथ में दफनाए जाने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं महापाषाण संस्कृति या बृहद पाषाण के नाम से भी यह जाना जाता है, यह इंग्लिश के एक शब्द मेगालिथ का हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जो मेगास है और दूसरा शब्द लिथास है। मेगास का तात्पर्य होता है बड़ा और लिथास से तात्पर्य होता है पाषाण या पत्थर। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर जो समाधियों का निर्माण किया गया है, उसको हम लोग मेगालिथ कल्चर के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतवर्ष में मेगालिथ के प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि बेसिकली प्रारंभ में ऐसा लगा जैसा कि गार्डन चाइल्ड महोदय ने सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु क्षेत्र है, वहां से कुछ मेगालिथिक साइट को प्राप्त किया। तो पहले ये समझ में आया लोगों को कि मेगालिथ का जो संकेंद्रण है वह बेसिकली दक्षिण भारत में है, लेकिन बाद में उसके प्रमाण हमको भारत के कई स्थलों से प्राप्त होने लगे। जैसे कि उत्तर भारत में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, इन सब क्षेत्रों से भी हमें मेगालिथिक कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होने। गार्डन चाइल्ड इस संस्कृति के उद्भव का जो क्षेत्र बताते हैं, उनके अनुसार ईरान का एक स्थान है जिसको हम लोग सियाल बी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेगालिथिक कल्चर का प्रारंभ जो है सियाल बी से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में बेसिकली जो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है सानूर और मास्की, वहाँ से हमें इसके प्रमाण मिले हैं। इसी तरह से एक स्थान है आपका कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, यहाँ से भी हमको इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु में एक जगह चिंगलपत्तू, इसी तरह से केरल में एक पुदुकोट्टई स्थान है जहाँ से मेगालिथिक साइट के प्रमाण प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में देखा जाए तो सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने विंध्यन पर्वतमाला से मेगालिथिक साइट का प्रमाण प्राप्त किया। इसी तरह से देखा जाए तो इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं GR शर्मा, उन्होंने बनारस से, इलाहाबाद से और इसके साथ साथ जो मिर्जापुर का क्षेत्र है और एक जगह आप लोग याद रखिएगा ककोरिया, जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ककोरिया से भी उन्होंने एक मेगालिथिक साइट का प्रमाण प्राप्त किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बनारसी के पास एक चंद्रप्रभा घाटी है, उस घाटी में एक स्थान है हथनिया पहाड़ी, वहाँ से हमें मेगालिथिक साइट के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि लोहे के हंसिया या लोहे के अन्य उपकरण जैसे बाड़ाघर वगैरह ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम याद रखिएगा, कोटिया से हमें मेगालिथिक साइट से लोहे के उपकरण की प्राप्ति होती है। इसी तरह से आप लोग कश्मीर में भी याद रखिएगा, कश्मीर में भी मेगालिथिक साइट के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा से हमें जो है डॉल्मेन प्रकार की मेगालिथिक साइट के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक एरिया है लद्दाख का, तो लद्दाख में एक स्थान है कियारी। तो कियारी जो मेगालिथिक साइट है, यहाँ से तंदूर की प्राप्ति होती है और तंदूर के साथ साथ यहाँ पे चक्की और सिलबट्टा, ये भी दो स्थान हमें मिलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मेगालिथिक साइट हमें प्राप्त होती है, तो इन समाधियों के कुछ विशेष प्रकार थे।
ये लोग सामान्यतया करते क्या थे कि मृतकों के जो अस्थि अवशेष होते थे उनको वो पहले जमीन में दफनाते थे। तो इसमें दो तीन वैरायटी मिलती है। जैसे एक तो वो जमीन को खोद करके गड्ढा बनाते थे, अंदर कच्छ का निर्माण करते थे और उसमें पाषाण से बने हुए स्क्वायर का निर्माण करते थे, जिसमें अस्थि अवशेषों को रख करके उसके ऊपर स्लैब से उसको ढक दिया जाता था। और दूसरा ये होता था जिसमें सिर्फ जमीन को खोद करके उसमें अस्थि अवशेष रख दिया जाता था और उसको पाट दिया जाता था। और तीसरा समाधि का वो प्रकार होता था जिसमें वो जो है अस्थि कलश का प्रयोग करते थे, यानी एक मिट्टी का पका हुआ पात्र होता था और उसमें अस्थि अवशेषों को रख करके वो उसको गुफा इत्यादि में रख देते थे। तो यहाँ एक आप लोग याद रखिएगा, जो समाधि का प्रकार है तो उसमें एक डॉल्मेन समाधि मिलती है। तो डॉल्मेन क्या होता था कि सबसे पहले जमीन के सतह पर ही वह पत्थरों के चार जो है शिलाओं को आपस में सटा करके खड़ा करते थे टेबल के आकार में। इसके पश्चात उसमें अस्थि अवशेष को रख दिया जाता था और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बिछा दिया जाता था और उसके जो पूर्वी दिशा में एक होल किया जाता था जिसको गवाक्ष के नाम से वर्णित किया गया है। और इसके पश्चात इसका जो आकार होता था वो ऊपर से देखने पर स्वास्तिक के प्रकार का दिखाई देता था। इसको लोगों ने नाम दिया डॉल्मेन। इसी प्रकार से एक समाधि दिखाई देती है जिसको हम लोग संगोरा बोलते हैं। तो संगोरा बेसिकली हम लोगों को मिलता है ब्रह्मगिरी, यानी कि जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे हमको जो है संगोरा प्रकार की समाधि दिखाई देती है। इसमें भी जमीन को खोद करके गड्ढा बनाया जाता था और उस गड्ढे में अस्थि अवशेषों को रख दिया जाता था तथा गड्ढा पाटने के पश्चात एक गोले सर्कल में पत्थरों को सजा दिया जाता था, जिससे कि दूर से ही देख करके यह जानकारी प्राप्त हो जाती थी कि यहाँ पे किसी न किसी समाधि का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात जो अन्य समाधि हमको मिलती है वह छत्रशिला प्रकार की समाधि। छत्रशिला प्रकार की समाधि को दूर से देखने पर वह छाता के प्रकार का दिखाई देता था, इसीलिए इसका नाम जो है छत्रशिला या टॉपिकल समाधि का प्रकार रहता है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं फड़शिला प्रकार। तो फड़शिला समाधि को दूर से देखने पर एक सांप के फड़ के आकार का यह दिखाई देता था, जिसकी वजह से इसका नाम जो है फड़शिला समाधि का प्रकार बना। एक अन्य आता है मेतहीर। मेतहीर को याद आप लोग रखिएगा कि सबसे पहले गड्ढा किया जाता था जिसमें अस्थि अवशेषों को रखने के पश्चात उस गड्ढे को पाट दिया जाता था और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, एक सामान्यतः ग्रेनाइट का पत्थर होता था, उसको रख दिया जाता था और दूर से ही देखने पर यह प्रतीत हो जाता था कि यहाँ के अंदर कोई न कोई समाधि जो है अवश्य विद्यमान है। इसके पश्चात जो लास्ट आता था गुफा समाधि। गुफा समाधि ऐसा हम लोगों ने पहले ही देखा कि अस्थि कलशों में जो कलश होते थे मिट्टी के, उनको पकाने के पश्चात उसमें अस्थि अवशेषों को रख दिया जाता था और इसके पश्चात उसको गुफाओं में दफन कर दिया जाता था। तो इस प्रकार के समाधि को गुफा समाधि के नाम से वर्णित किया गया है। तो आप लोग दो तीन प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। एक स्थान है महुर झाड़ी। यहाँ से जो है लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है और यहाँ से जो हमें समाधान मिले हैं या जो समाधियाँ मिली हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि यह किसी सैनिक की समाधि है, क्योंकि उसमें एक समाधि के गले में एक तीर लगा हुआ है और जो दूसरी समाधि है उसमें शरीर का आधा भाग ही मिलता है और उसके ऊपर एक खंजर रखा हुआ है, जिससे ये लगता है कि ये सामान्यतया या उस समय के सैनिक हैं जिनको कि दफन किया गया। बिहार से ही हमें एक घोड़े के बलि के प्रमाण मिलते हैं। सामान्यतः जैसा हम लोग अश्वमेध प्रकार में देखते हैं तो घोड़े के सिर को जो है काटा गया है और उसे काटने के प्रमाण हमको उसके अस्थियों में दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि संभवतः अश्वमेध यज्ञ की परंपरा या फिर कोई अन्य धार्मिक क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस अश्व की बलि दी थी और बलि देने के पश्चात इसको जो है समाधिस्थ कर दिया था। तो अब हम लोग जो है जो बृहद पाषाणिक या महापाषाण संस्कृति की विशेषताएं हैं उसको ध्यान में देंगे कि इस समाधि की या महापाषाणिक संस्कृति की
मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं या पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं वह है लोहे के प्रमाण। जितने भी महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं उन सभी स्थलों से हमको लोहे के उपकरण की प्राप्ति होती है। और सामान्यतया ये जो संस्कृतियां विद्यमान होती थी ये पहाड़ों पर विद्यमान होती थी और इनके पास तालाब जरूर होता था, यानी तालाबों के किनारे ही यह अपने निवास का स्थान बनाती थी। इसके पश्चात इन्होंने समाधियां वहीं बनाई जहां पे आसपास में कोई न कोई बस्ती अवश्य होती थी। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इन मृदभांडों को बनाने की एक विशेष कला का पता चला है। सामान्यतः ये इन्हें उल्टा करके पकाते थे। यही कारण है कि इन मृदभांडों के जो गर्दन का पार्ट है वह काला और अंदर का पार्ट भी काला दिखाई देता है। और इस मृदभांडों को बनाने के पश्चात इसको पॉलिश करने की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस संस्कृति के लोग खेती वगैरह भी करते थे और जो खेती के अन्नों का प्रमाण मिला है उसमें चावल, जौ, चना और रागी, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि इनसे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं उसमें आप लोग देखिएगा कि उसमें तलवार, कटार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी, चाकू, भाला, जितने भी उपकरण हैं खेती और अस्त्र शस्त्र, इन सब के प्रमाण जो है हमको इस संस्कृति में देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि महापाषाणिक संस्कृति सामान्यतः जो इसका समय माना जाता है वह 1000 ईसा पूर्व है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थल प्राप्त हुए हैं जिनसे इनकी जो डेट है वह 1000 से ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि लगभग 1200 से लेकर के और 1300 ईसा पूर्व तक इनका जो डेट हम लोग पीछे ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर महापाषाण कल्चर के बारे में और अध्ययन करना होगा तो आप लोग 1-2 किताबों का नाम याद रखिएगा। जैसे एक किताब है पुरातत्व विमर्श, जयंत पांडे की बुक है। इसमें महापाषाणिक संस्कृति का पूरा डिटेल्स वर्णन दिया गया है। इसी तरह से प्राचीन भारत, पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है, इसमें भी आपको इस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से दक्षिण भारत का इतिहास है नीलकंठ शास्त्री का, इस किताब को भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको इस महापाषाणिक कालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।